हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स हैकर पीयूष सर पर मैं स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने अपनी जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसके 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमें दिया हुआ है उसके अंदर जो सेट है वो है समस्त बहुभुजों का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। अब इस पर जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है उसमें क्या है कि जो दो पॉलीगॉन है P1 और P2, उन दोनों पॉलीगॉन के अंदर जो नंबर ऑफ साइड्स है वो सेम है। नंबर ऑफ साइड इन P1 एंड P2 आर सेम, ये इन दोनों के अंदर रिलेशन है। अब इसको हमें तुल्यता बताना है, इक्विवेलेंस बताना है। तो देखिए, पहले हम इसको बताएंगे समतुल्य, रिफ्लेक्सिव। अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेकर चलते हैं। लेट P बिलोंग्स टू सेट ए। P कह दें, P1 कह दें, वो उसमें कोई मैटर नहीं है क्योंकि एक ही पॉलीगॉन है तो उसको हमने P बोल दिया। ठीक है, P1 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नाम दे सकते हैं। अब P1 बिलोंग्स टू A। अब क्या करना है, P1 का P1 के साथ रिलेशन बताना है। P1 का रिलेशन P1 से होने का मतलब कि दोनों में साइड है वो सेम होनी चाहिए। तो हम कोई भी एक पॉलीगॉन ले लें, ट्राइंगल ले लो, क्वाड्रिलेटरल ले लो, हेक्सागोन ले लो, ऑक्टागोन, कोई भी ले लो। अब उसको हम खुद के साथ ही कंपेयर करेंगे। अब जैसे हमने दो ट्राइंगल ले लिए, दो त्रिभुज ले लिए, तो दोनों में तीन तीन साइड होंगी। देयर आर 3 साइड्स इन बोथ ट्राइंगल। तो सीधी सी बात है, P1 का जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, P1 के साथ हो जाएगा। ठीक है, इस बात को हम लिख सकते हैं कि P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान है। R है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यह इसमें हम एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान है। नंबर ऑफ साइड्स इन P1 एंड P1 आर सेम। तो R है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इसको हम बताएंगे सममित, सिमेट्रिक। अब इसके लिए हम कोई दो एलिमेंट लेकर चलेंगे। तो P1 और P2, ये हमने कोई दो पॉलीगॉन ले लिए। P1 का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, P2 के साथ है। P1 का रिलेशन P2 के साथ होने का मतलब है कि P1 व P2 में भुजाओं की संख्या समान है। P1 का रिलेशन P2 के साथ होने का मीनिंग क्या है कि नंबर ऑफ साइड्स इन P1 एंड P2 आर सेम। अब P1 को पहले बोले या P2 को पहले बोले, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि P2 व P1 में भी सेम कंडीशन होगी। नंबर ऑफ साइड्स इन P2 एंड P1, P2 एंड P1 आर सेम। अब देखो, हमें P2 का रिलेशन P1 से बताना है और P2 का रिलेशन P1 से होने का मतलब कि P2 और P1 में नंबर ऑफ साइड इक्वल होनी चाहिए। ये बात हमें यहाँ पे मिल चुकी है। तो इसका मतलब P2 का जो रिलेशन है वो किससे हो गया, P1 से हो गया। P2 का रिलेशन P1 से हो गया और P2 का रिलेशन P1 से हो गया, तो इसका जो मतलब है वो हो गया कि अपना जो R है वो क्या है, सिमेट्रिक है। R है वो क्या है, सिमेट्रिक है। अब हम बताएंगे इसको ट्रांजिटिव, संक्रामक। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे। तो हमने 3 पॉलीगॉन ले लिए, P1, P2
P3। अब P1 का जो रिलेशन है वो P2 से है और P2 का जो रिलेशन है वो P3 से है, ऐसा हम लेकर चलेंगे। अब P1 का रिलेशन P2 से है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड सेम है। P1 व P2 में भुजाओं की संख्या समान है। अब P2 का रिलेशन है वो P3 से है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा कि P2 व P3 में भुजाओं की संख्या समान है। नंबर ऑफ साइड्स इन P1 एंड P2 आर सेम। नंबर ऑफ साइड्स इन P2 एंड P3 आर सेम। ये मिल गया अपने को। P1 का रिलेशन P3 के साथ बताना है। P1 का रिलेशन P3 से बताने का मतलब है कि P1 और P3 में साइड सेम होनी चाहिए। तो देखो इन दोनों बातों को एक साथ लें, इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं ना कि P1 व P3 में भी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि P1 का जो रिलेशन है वो किससे हो गया, P3 से हो गया, और P1 का जो रिलेशन है वो P3 से हो गया। तो इसका मतलब है कि R है वो कैसा है, ट्रांजिटिव है। R है वो कैसा है, ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। सो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमने R को इक्विवेलेंस प्रूव कर दिया। अब इसके अंदर एक छोटी सी बात और पूछी है, अपने को साइड दे दी 3, 4, 5। ये एक अपने पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो ये किसके साथ रिलेशन रखेगा, किसके साथ संबंध रखेगा, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ साइड है वो 3 हैं। तो इस सेट ए के अंदर जितने भी ट्रायंगल्स होंगे, जितने भी त्रिभुज होंगे, वो सारे इनसे क्या हो जाएंगे, रिलेटेड हो जाएंगे। भाई यहाँ पे 3 साइड हैं, तो 3 साइड है वो किसके अंदर रहेंगी, ट्रायंगल के अंदर ही रहेंगी। तो जितने भी इसके अंदर ट्रायंगल दे रखे हैं वो सारे के सारे ट्रायंगल हैं वो इसके साथ रिलेटेड हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 13 था। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें जो अपना सेट है वो है सेट ऑफ ऑल लाइंस। ठीक, अब इसमें जो रिलेशन R डिफाइन किया हुआ है वो डिफाइन किया हुआ है L1 L2। अब L1 L2 है, इनमें कैसा रिलेशन है, L1 इज पैरेलल टू L2। L1 और L2 दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, समांतर हैं। ये इनके अंदर रिलेशन है। अब इसको हमें तुल्यता बताना है, इक्विवेलेंस बताना है। ठीक है, क्लास को यदि आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कीजिए, है ना, आप भूल जाते हो लाइक करना, बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है। अब देखिए हम इसको प्रूव करते हैं इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले हम इसको क्या बताएंगे, समतुल्य बताएंगे, रिफ्लेक्सिव बताएंगे। तो हमने एक एलिमेंट ले लिया, यानी कोई भी एक लाइन ले ली, लेट L1 बिलोंग्स टू सेट ए। अब L1 का रिलेशन L1 के साथ बताना है, तो हम कोई भी लाइन लेंगे तो वो खुद के क्या होगी, पैरेलल होगी। कोई भी लाइन है, कोई भी रेखा है, वो खुद के क्या होती है, समांतर होती है, पैरेलल होती है। प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। Every line is parallel to itself. Every line is parallel to itself. तो इसका मतलब है कि L1 का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, L1 के साथ है, और L1 का रिलेशन L1 के साथ है, तो इसका मतलब है कि अपना जो रिलेशन R है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव। अब इसको हम बताते हैं सममित, सिमेट्रिक बताते हैं। अब इसको दो एलिमेंट लेंगे, तो L1 और L2, ये हमने दो लाइन ले ली।
L1 का जो रिलेशन है वो हम किसके साथ लेंगे, L2 के साथ लेंगे। अब L1 का रिलेशन L2 के साथ है तो इसका मतलब है कि L1 है वो किसके पैरेलल है, L2 के। अब L2 का रिलेशन L1 के साथ बताएंगे। L2 का रिलेशन L1 के साथ होने का मतलब है कि L2 है वो पैरेलल हो L1 के, ये हमें मिलना चाहिए। तो जब L1 L2 के पैरेलल है तो सीधी सी बात है L2 भी है वो क्या है, L1 के पैरेलल है। भाई हमने ये दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, ये तो है अपनी L1 और ये है L2। अब चाहे ये कह दो कि ये इसके पैरेलल है, चाहे ऐसा बोल दो कि ये इसके पैरेलल है, क्या फ़र्क पड़ना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि L2 का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, L1 के साथ है, और L1 का जो रिलेशन है वो L2 के साथ है। तो इसका मतलब है कि अपना जो रिलेशन R है वो कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। R इज ए सिमेट्रिक। अब इसको हम ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे। ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो इसके लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिएंगे। एक तो है L1, एक है L2 और एक है L3। ये हमने 3 लाइंस ले ली, 3 रेखाएं ले ली सेट ए से। अब L1 का जो रिलेशन है वो L2 के साथ है और L2 का जो रिलेशन है वो L3 के साथ है, ऐसा तो हम लेकर चलेंगे। अब L1 का रिलेशन L2 के साथ है, इसका मतलब L1 है वो L2 के पैरेलल है। L2 का जो रिलेशन है वो L3 के साथ है, इसका मतलब L2 है वो L3 के पैरेलल है। अब हमें L1 का L3 के साथ रिलेशन बताना है और L1 का रिलेशन L3 के साथ बताने का मतलब है कि L1 है वो L3 के पैरेलल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे L1 है वो L2 के पैरेलल है, बिल्कुल है। L2 है वो L3 के पैरेलल है, बिल्कुल है। तो क्या L1 और L3 हैं वो पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि L1 है वो भी क्या होगी, L3 के पैरेलल होगी। और L1 L3 के पैरेलल है तो इसका मतलब है कि L1 का जो रिलेशन है वो किसके साथ हो गया, L3 के साथ हो गया। इसका मतलब है कि जो R है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। R इज ट्रांजिटिव। तीनों हो गए ना, इसका मतलब R है वो कैसा हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी बात और पूछ रखी है, लाइन दे रखी है y इक्वल 2x प्लस 4। अब ये जो लाइन दे रखी है ना, इससे रिलेटेड जो लाइन होंगी, जो रेखाएं होंगी, उनका हमें सेट बताना है। इस लाइन के साथ जो लाइन रिलेशन रखेगी हमें उनका सेट बताना है कि यानी किस टाइप की रेखाएं होंगी जो इसके साथ रिलेशन रखेंगी। तो देखो इस लाइन को देखते ही तुरंत हमें याद आना चाहिए कि यह किस टाइप का इक्वेशन है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है, यानी 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है पूरा लाइंस के बारे में, रेखाओं के बारे में। तो वहाँ पे पढ़ा था हमने एक y इक्वल mx प्लस सी, ये फॉर्म पढ़ी थी हमने, y इक्वल mx प्लस सी, जहाँ m है वो क्या था, स्लोप, ढाल, और c है ये क्या था, इंटरसेप्ट, अंतखंड। इसका मतलब यहाँ जो लाइन अपने को दे रखी है वो किस टाइप की है कि उसका जो स्लोप है वो तो क्या है, 2 है। दोनों को हम कंपेयर करें तो m की जो वैल्यू है वो तो क्या है, 2, और c की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है, ठीक है ना। अब यहाँ जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा है, पैरेलल का, ठीक है ना। जब रिलेशन पैरेलल का है तो ये बात हम जानते हैं कि यदि लाइन है वो पैरेलल है तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। जब रेखाएं समांतर हैं तो उनकी ढाल बराबर होती है। तो इसका मतलब ये तो फिक्स है इसके अंदर कि m की वैल्यू 2 रहेगी, ये चेंज हो सकती है। तो इसके साथ जो भी लाइन रिलेशन रखेगी तो उसका जो इक्वेशन है वो ये होगा,
y इक्वल 2x प्लस सी। सी इसका इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है ना। c की वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन m की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। तो y इक्वल 2x प्लस सी, ये उन रेखाओं का समुच्चय हो गया, उन लाइन का सेट हो गया जो इसके साथ रिलेशन रखती हैं। y इक्वल 2x प्लस 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय, ठीक है ना। y बराबर 2x प्लस सी है। सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड विद y इक्वल 2x प्लस 4 इज y इक्वल 2x प्लस सी। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16। बस अपने लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, और दोनों है वो MCQs हैं, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, तो ये अपना सेट है और ये इसके अंदर एक रिलेशन दे रखा है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो अपना राइट है, ये हमें इसके अंदर बताना है, ठीक है। यानी वही अपने को 3 चेक करने हैं, समतुल्य, सममित, संक्रामक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 हैं, तो इसके अंदर 1 1 है क्या? बिल्कुल है। 2 2 बिल्कुल है। 3 3 बिल्कुल है। 4 4 बिल्कुल है। इट मीन्स ये तो क्लियर हो गया कि ये समतुल्य तो है, यह रिफ्लेक्सिव है, यह कन्फर्म हो गया। तो देखो एक बार के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव है और एक लास्ट का बोल रहा है, तो ये एक ऑप्शन तो कट हो गया ना, ये एक ऑप्शन तो कट हो गया। चलो अब सिमेट्रिक देख लेते हैं। 1 2 है इसके अंदर, बिल्कुल है, तो 2 1 भी होना चाहिए। तो 2 1 इसके अंदर है क्या? नहीं है। इसका मतलब यह सममित नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, सममित है। कट हो गया ना, सममित है, ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। एक ही ऑप्शन बचा अपने पास। ट्रांजिटिव हमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, 3 ऑप्शन कट हो गए। यदि हम देखें कंपटीशन, तो कंपटीशन के थ्रू हम ऐसे ही चेक करते हैं, ऑप्शन काट देते हैं, है ना। तीनों को हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्यों टाइम वेस्ट करें, ठीक है ना। तो जब आने वाले टाइम में आप कंपटीशन एग्जाम दो तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब जो ऑप्शन होते हैं उनको कट करते चलो। चलो अपना जो ऑप्शन बी है, जो सेकेंड ऑप्शन है, ये राइट हो गया, ये अपना आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेट कैसा है? n, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर है, और उस पर ये रिलेशन है वो डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा आएगा वो बताना है। तो देखो यहाँ हमें ये बताना है कि इस R के अंदर कौन सा एलिमेंट रहेगा, ये तो बताना है ना। तो देखो यहाँ पे है 2 4, A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 4। B हमने 4 ले लिया, तो 4 - 2, भाई जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका वो A की वैल्यू है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो इसकी B की वैल्यू है, ये तो है। तो यदि हम B की वैल्यू 4 लें तो A की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 2 आएगी। सॉरी B ग्रेटर देन 6 है, इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसे तो ये ऑप्शन है वो अपना राइट हो रहा है, लेकिन कंडीशन क्या लगा रखी है? B ग्रेटर देन 6। तो देखो इसमें B है वो ग्रेटर देन 6 है क्या? नहीं है ना, ये तो कट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन तो हमें चेक नहीं करना है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों में देखें तो B की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 6 है ना। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो B की जो वैल्यू है वो कितनी है? 8 है। जब B की वैल्यू 8 है तो A की वैल्यू कितनी आई? 3। चेक करो, 8 रखो, 8 - 2 6 आ रहा है, जबकि यहाँ पे तो 3 है, ये भी नहीं है। अब ये देखो 8, B की वैल्यू हमने 8 रखी, तो 8 - 2 6, A की जो वैल्यू है वो कितनी आई? 6, यहाँ पे कितना है? 6। तो अपना जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। तो
इसी के साथ अपने जो एक्सरसाइज है 1.1 वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।